एक बार हर्षवर्धन जी आपसे भी देवेंद्र फडणवीस पर राय आपकी, प्रफुल्ल पटेल क्या हो सकते हैं दिल्ली में मंत्री, और फिर उसके बाद फिर हम मंत्रिमंडल में क्या और परिवर्तन किए जा सकते हैं उस पर व्यापक बात करेंगे। देखिए, अभी की स्थिति में प्रफुल्ल पटेल का केंद्रीय मंत्रिमंडल में आना सबसे स्वाभाविक और सामान्य खबर होगी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई अलग योजना हो तो बात अलग है। और यहां एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये भले बार बार कहा जाता है कि दिल्ली और देवेंद्र फडणवीस के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति और इच्छा से हुआ है, और उसको एक और आगे कहें तो निर्देश से होता है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है। ये खबर थोड़ा सा मुझे भी चौंकाने वाली दिखी कि देवेंद्र फडणवीस को लाया जाता है, लेकिन इसके आगे की एक बात है। देखिए, एक बात बार बार कही जा रही है और वो हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग कई बार, और मैं स्वीकार कर रहा हूं तो कई लोग हो सकता है अभी कहेंगे कि आप फिर क्यों टीवी पे बैठे हुए हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा आगे की देखती सोचती है। बार बार ये कहा जा रहा है कि 2024 की टीम कौन सी होगी, कौन से नेता होंगे देश में जिनको बीजेपी अब अपने चेहरे के तौर पर रखेगी। वो केंद्र में भी हो सकते हैं, वो राज्यों के मुख्यमंत्री के तौर पर भी हो सकते हैं। हर बार किसी नेता को राज्य से केंद्र में लाना उसका डिमोशन नहीं होता है। हर बार अगर किसी को लाया जा रहा है, और कई बार उसको बहुत अच्छी तरह से देखा जाता है कि किसी राज्य के नेता को आप केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बनाएं, और वो केंद्रीय कैबिनेट जिसमें कहा जाता है कि भाई ये 4-5 चेहरे हैं जो मोदी जी के नए लेफ्टिनेंट होंगे, तो ये हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी की स्थिति में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। देखिए, हमारा काम है जो लोगों के मन का सवाल हो उसका जवाब आपसे लेना। एक बात तो मैं हर्षवर्धन जी की बिल्कुल सहमत हूं कि देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध बहुत अच्छे हैं। जब देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ तो नाराज हो गए थे। उनको प्रधानमंत्री जी ने ही फोन करके कहा कि आप पहले जाके शपथ लीजिए, उसके बाद बात करिए, और वो माने उसके बाद। तो वो तो रिश्ते उनके अच्छे हैं, लेकिन और भी बलशाली लोग हैं दिल्ली में। चलिए, अच्छा, एक दूसरा सवाल जो लोगों के मन में है, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर लगातार लोग उसके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं, कई पत्रकार भी ऐसे हैं जो उस बात को हवा दे रहे हैं। तो वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं देवेंद्र, कि क्या देवेंद्र फडणवीस वो मुख्यमंत्री बनेंगे? हालांकि मुझे नहीं समझ में आता कि कल ही शपथ ग्रहण हुआ है, कुछ बदलाव होना होता तो कल होता, उसके बावजूद ये चर्चा अभी भी लोगों के मन में है। बिल्कुल साहब, इसकी भी संभावना दूर दूर तक नजर अभी नहीं आ रही है, और बीजेपी कतई ये खतरा नहीं मोल ले सकती है। अगर वैसी परिस्थिति बन जाए तो भी बीजेपी ये खतरा इस लिहाज से नहीं उठाना चाहेगी कि वहां पर फिर ग्राउंड पे मैसेज बहुत खराब जाएगा। आप एकनाथ शिंदे को आपने मुख्यमंत्री इसलिए बनाया ताकि जो शिव सैनिक हैं उनके अंदर एक मैसेज दे सको उनको अपने साथ आने के लिए। दूसरी तरफ अगर अजीत पवार को लेकर आ रहे हो तो आपको वैसा मराठा फेस चाहिए था जो कि एक ताकतवर मराठा फेस हो। ऐसे में इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके अगर आप देवेंद्र फडणवीस को बनाते हैं तो समझा जा सकता है कि फिर उसके बाद बाकी जो अपोजिशन के नेता हैं वो कैसा नैरेटिव चलाएंगे ग्राउंड पे, और वो बीजेपी के लिए एक मुश्किल घड़ी हो सकती है। बीजेपी बिल्कुल ये खतरा नहीं उठाएगी। और रह गई बात देवेंद्र फडणवीस को लेके, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या सौरभ ये हो जाती है कि वो प्रशासक के तौर पर चाहे जितने शानदार हों, मैनेजमेंट चाहे जितना अच्छा करते हो, कोऑर्डिनेशन चाहे जितना अच्छा करते हो, लेकिन कास्ट बैरियर एक बड़ी समस्या है। और ऐसे में ये खतरा अगले साल चुनाव होने हैं, बिल्कुल नहीं उठाया जा सकता। नहीं, ये बात इसलिए दरअसल जो देवेंद्र फडणवीस को पसंद करने वाले लोग हैं उनको ये खटक रही है कि चलिए, पहले तो आपने पूर्व मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना दिया, अब उसके साथ दूसरा मुख्यमंत्री भी लगा दिया। पहला उप मुख्यमंत्री, पहले जो भी हो शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, लेकिन एक पैरेलल पावर स्ट्रक्चर था देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़ा हुआ था, पावर सेंटर थे वो, लेकिन अब वो 3 भागों में बटेगा। नहीं, देखिए, पावर उसके पास रहती है जो उसको एक्सरसाइज करता है। देवेंद्र फडणवीस इस ट्रोइका में जो है सबसे पावरफुल लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो 105 विधायकों की पार्टी के नेता हैं। जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है, प्रधानमंत्री है, तो इसलिए उनकी ताकत में कहीं से कमी नहीं आने वाली। दूसरी बात, बीजेपी ये सब कर रही है, शिंदे का आना, अजीत पवार का आना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। तो ऐसे में उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाने के साथ साथ उसको अस्थिर क्यों करेगी? अस्थिरता हमेशा जो है अपने साथ अनिश्चितता लेकर आती है कि उसका क्या रिपरकशन होगा। तो चुनाव के इतने करीब मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन जो नेतृत्व है इस समय बीजेपी का, उसके बारे में आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।